तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि असम में बीजेपी की सरकार बनते ही भाजपा ने लव जिहाद कानून असम में बनाने का किया ऐलान। कहा मुसलमानों पर करेंगे इसे जल्द लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरब देशों में छिड़ सकता है युद्ध। अल अक्सा मस्जिद हिंसा को लेकर इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश। जल्द ही इजराइल पर सभी मुस्लिम देश करेंगे हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की कोरोना से बिगड़ी तबीयत, तो आईसीयू में किए गए हैं आजम खान शिफ्ट। कभी भी हो सकती है आजम खान की मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। कोरोना से बीजेपी विधायक जुगल किशोर की हुई मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नई कैबिनेट में 7 मुसलमानों को बनाया गया मंत्री, 8 महिलाओं को भी दी गई है इस बार जगह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली की शाही मस्जिद के इमामों ने की अपील, घर में ही अदा करें ईद की नमाज और इस बार नहीं बनाए ईद पर नए कपड़े। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असम में भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा ने लव जिहाद कानून बनाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा की सरकार बनते ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद कानून बनाने का आज ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि असम में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा ने इस बार अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है और सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री असम का बनाया है। नई सरकार की पहली ही कैबिनेट होने जा रही है और पहले ही कैबिनेट में भाजपा ने ऐलान किया है कि वह लव जिहाद कानून को बनाएगी और एनआरसी को दोबारा से असम में लागू करेगी। भैया आपको बता दें कि शपथ लेने से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी, जिसमें लव जिहाद कानून के खिलाफ लाने की बात भी शामिल है। शपथ लेने के बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी को दोबारा लागू करने का असम में ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि CAA और एनआरसी सहित लव जिहाद कानून भाजपा असम में लेकर आने वाली है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अरब में फिर छिड़ सकता है युद्ध। अल अक्सा मस्जिद हिंसा को लेकर इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश। जी दोस्तों आपको बता दें कि अरब में एक बार फिर युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा गया है, क्योंकि अक्सा मस्जिद हिंसा को लेकर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और कभी भी इजराइल पर हमला हो सकता है। खबर है कि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के पथराव के जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इस झड़प में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों में अपना कब्जा किया था। सोमवार को इस घटना की वर्षगांठ के मौके पर यहूदी राष्ट्रवादी एक मार्च निकालने वाले थे। इस बीच हिंसा भड़क गई है और इस हिंसा में 180 मुस्लिम फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, जबकि 80 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी को लेकर अब सब मुस्लिम देश एक हो गए हैं और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने युद्ध छेड़ने की एक योजना बनाई है। जल्दी अरब में युद्ध छिड़ सकता है और सभी मुस्लिम देश एक हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों अरब से। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। कोरोना से बीजेपी विधायक जुगल किशोर की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस से लगातार भाजपा के विधायक और मंत्रियों की मौत होती जा रही है और भाजपा को इस बार कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भाई आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की सख्ती के बावजूद भी लगातार राज्य में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के रेगांव विधानसभा से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जुगल किशोर वागरी की कोरोना वायरस से सोमवार को मौत हो गई है। वह कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उनका इलाज भोपाल के चिरायु अस्पताल में चल रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ये बड़ा झटका भाजपा को लगा है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 7,324 नए केस आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 81 लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार कोरोना मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आजम खान की हालत हुई गंभीर, आईसीयू में किए गए शिफ्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता और सांसद आजम खान की सोमवार शाम को कोरोना वायरस से तबीयत और खराब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही आजम खान की तबीयत खराब हुई है और आजम खान का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में आजम खान का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें 10 लीटर प्रति मिनट की प्रेशर से ऑक्सीजन दी जा रही है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रविवार रात 9 बजे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आजम खान और उनके बेटे दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की स्थिति ठीक है, लेकिन आजम खान की स्थिति खराब होती जा रही है और आजम खान को गंभीर तरह से बीमार हो गए हैं तो और आईसीयू में अब आजम खान को भर्ती किया गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी की नई कैबिनेट में 7 मुस्लिमों को ममता ने बनाया मंत्री, 8 महिलाओं को भी दी जगह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को ममता कैबिनेट के 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में 24 को कैबिनेट मंत्री तो 19 नेताओं को स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इन 19 मंत्रियों में से 10 को स्वतंत्र प्रभाव के तौर पर शामिल किया गया है तो 9 मंत्रियों को राज्य मंत्री का जिम्मा ममता बनर्जी ने दिया है। भैया आपको बता दें कि इस बार ममता बनर्जी ने 7 मुस्लिमों को मंत्रिमंडल में जगह दी है और 7 मंत्री मुस्लिम बनाए हैं और 8 महिलाओं को भी मंत्री ममता बनर्जी ने बनाया है, जबकि पिछली बार इतने मंत्री ममता बनर्जी ने नहीं बनाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 7 मुसलमानों को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मंत्री बनाया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेप के आरोपी और कोरोना पॉजिटिव आसाराम पहुंचे कोर्ट, इलाज के लिए मांगी बेल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रेप केस के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोरोना वायरस समेत अन्य बीमारियों के इलाज के लिए जमानत की मांग की है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने लोक अभियोजन अनिल जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जोधपुर से याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया है। आसाराम को बुधवार देर रात जोधपुर सेंट्रल जेल से महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी कोरोना वायरस की इलाज चल रही है। भैया आपको बता दें कि उनके इलाज से पहले ही उन्होंने अब बेल मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ आसाराम ने जो है बलात्कार आश्रम में किया था और इसी के आरोप में आज तक वह जेल में बंद है और आसाराम बापू को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब देखते हैं कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के शाही इमामों ने ईद की नमाज को लेकर किया ऐलान, कहा घर में ही अदा करें ईद की नमाज और नहीं बनाए नए कपड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की 2 ऐतिहासिक मस्जिदों के शाही इमामों ने सोमवार को अलग अलग वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय से कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी ईद उल फित्र की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने वीडियो में मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज सभी मुसलमान घर पर ही पढ़ें और इस बार मुसलमानों से नए कपड़े बनाने की अपील उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इस त्योहार पर किसी भी कीमत पर नए कपड़े ना बनाएं और कोरोना की स्थिति को देखें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें योगी सरकार ने ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, बाकी सभी लोगों को घर में नमाज पढ़ने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब शाही इमामों ने घर में ईद की नमाज अदा करने और नए कपड़े ना बनाने की अपील ईद पर की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 23 जून को होगा चुनाव, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी को नतीजों की समीक्षा करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के जल्द ही उन्होंने संकेत दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की पिछली बैठक में अंतरिम चुनाव की तारीख 23 जून तय की गई थी, लेकिन देश में कोरोना की स्थिति के चलते ये चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नई तारीख का कांग्रेस पार्टी ऐलान कर सकती है और कांग्रेस पार्टी का कौन नया अध्यक्ष होगा इस पर मोहर लगाई जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी को हटाकर कोई और भी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 23 जून को कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंडीगढ़ में एक हफ्ते के लिए बड़ा कोरोना लॉकडाउन। अब 18 मई तक रहेंगी सख्ती और पाबंदियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा समेत चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की तेजी से फैल रही बीमारी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को शहर में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब शहर में 18 मई तक ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और 18 मई तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 4 से 11 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना कर्फ्यू के मौजूदा हालात को देखते हुए एक सप्ताह का और कोरोना कर्फ्यू चंडीगढ़ में बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में भी लॉकडाउन लगातार जारी है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्पेन में 6 महीने के बाद खत्म हुआ कोरोना लॉकडाउन को भी सरकार ने किया खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे स्पेन में पिछले 6 महीने से रात के समय चल रहा कोरोना वायरस लॉकडाउन आज खत्म कर दिया गया है। देश में लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा के बाद लोग जश्न के मूड में आ गए हैं। स्पेन की सड़कों पर नए साल के जश्न की तरह लोग बिना मास्क के सड़क पर उतर आए और शराब, डांस पार्टी, किस और पटाखे से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी समय से कोरोना वायरस ने स्पेन में आतंक मचा रखा था और इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए वहां पर सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। लेकिन आपको बता दें कि 6 महीने बाद अब कोरोना बिल्कुल स्पेन में खत्म हो गया है और स्पेन ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है, जिसको लेकर वहां की सरकार ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और वहां के लोगों ने सरकार के इस फैसले का जबरदस्त स्वागत किया है, पटाखे फोड़े हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, लेकिन भारत में कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने के बाद शराब कारोबारियों ने योगी को लिखा पत्र, दुकानें खोलने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने 17 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यानी योगी ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया है। लेकिन इसी बीच लखनऊ में शराब कारोबारियों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद शराब की दुकानें खोलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। शराब कारोबारियों ने रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने का हवाला देकर दुकानें खोलने की इजाजत देने की अपील योगी आदित्यनाथ से की है। शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्य ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया है कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन 100 करोड़ का उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान ना खुलने से नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं कि योगी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देते हैं यूपी में या फिर नहीं। बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद है।